बेटा जून 2018 वाला पेपर है ये, हमारा वाला वेरिएंट है, इसको स्टार्ट करने ही करते। बोलता है क्वेश्चन 1, the statement refers to the proposal to build another runway at London's Heathrow or airport. Which statement is a normative statement? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? जिसके अंदर हम लोग ओपिनियन दे रहे होते हैं। हमारा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है वो हमारा फैक्ट होता है। ठीक है, आवाज आ रही है ना? ठीक, अच्छा। बोलते हैं इनके अंदर से हमारे पास नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सी है, तो पढ़े जरा। हीथ्रो इज द यूके's busiest airport and has more flights than any other यूरोप एयरपोर्ट। ये तो बेटा फैक्ट होगा ना, तभी तो वो यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने की कर रहा है। The airport is highly comparative but there is spare capacity, इसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, फैक्ट है हमारे पास। The potential net benefit of expansion is around 5 billion over 70 years, यानी कि हम लोग जब एयरपोर्ट बनाएंगे तो हमें तकरीबन 5 बिलियन का हर साल का रेवेन्यू मिलेगा। सुनो, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पूछ रहा है, बोलता है कि ओपिनियन क्या है इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से ओपिनियन क्या होता है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है ओपिनियन और पॉजिटिव का मतलब होता है फैक्ट। ठीक है, कि जो हो सकता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, वो ओपिनियन होता है। सही है। अब आओ जरा पार्ट डी के ऊपर आओ। डी क्या बोलता है? We should concentrate on improving the use of existing capacity, not build another। बेटा यहाँ पे should का वर्ड आ गया ना। शुड का मतलब है कि ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, ओपिनियन है कि यार हम लोग पहले जो है उन्हीं को बेहतर करें, बाद में जो है वो नए बनाने की सोचेंगे। ठीक है, तो शुड जहाँ पे आ जाए वहां पे वो कौन सी स्टेटमेंट बन जाती है? वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बन जाती है। एक्स वाई इज एन इकोनॉमीज पीपीसी, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज क्यू वाई इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 2 क्यू एक्स। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स? इधर आओ जरा देखो, हमारे पास रेशियो निकालना सीधा सीधा सा। हमारे पास ये है ना क्यू वाई की क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, ये 500 है, ये 1000 है, यानी कि सीधा सीधा सा 2:1 का रेशियो बन रहा होगा ना। इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? डी। ये 1000 को आप डिवाइड बाय 500 करेंगे, आपके पास 2 आ जाएगा। सही है, आ गया। A farmer picks 10 kg of strawberries in each hour. The farmer is twice as productive at picking raspberries. Which diagram shows the farmer's daily production possibility curve for 8 hours a day? अच्छा, बोलता है कि हमारे पास एक वर्कर है जो कि अगर एक स्ट्रॉबेरी उठाता है तो 2 रेस्पबेरी उठाता है। डबल है ना, ट्वाइस एज मच। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे डबल आ रहा है, रेस्पबेरी के अंदर, रेस्पबेरी के अंदर। अच्छा, और दूसरी बात, 1 घंटे के 10 किलो वो निकालता है, तो 8 घंटे के कितने निकालेगा? 80 निकालेगा। 80 स्ट्रॉबेरीज आ जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो रेस्पबेरीज आ जाएंगी 160। किसके अंदर हो रहा है? इसके अंदर हो रहा है। सही है। 4 पे आओ। गवर्नमेंट्स प्रोवाइड पब्लिक गुड, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड? द सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिफेंस फोर्स, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलस, नॉन रिजेक्टेबल। याद करो, ए इसका आंसर है। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल, बेटा ये तो हमारे पास प्राइवेट इंडिविजुअल भी दे रहा होता है, ये पब्लिक गुड थोड़ी है। इसके ना नॉन एक्सक्लूड, इसके ना एक्सक्लूडेबल वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, राइवलस वाला भी कॉन्सेप्ट आता है। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय लेजर सेंटर, वही वाली बात है अपना, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेबल राइवलस वाला। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय टोल रोड, अगर आप टोल पे करोगे तभी तो आप उस पर गाड़ी चला सकते हो ना, एक्सक्लूडेबल आ गया इसके अंदर। इसके अंदर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रेवलेस, नॉन रिजेक्टेबल तीनों अप्लाई होते हैं। 5 पे आओ। India is one of the largest producer of tractors in the world. S1 and D1 are the original supply and demand curve for Indian tractors. अच्छा भाई, what would cause the supply curve to move to S2? अच्छा भाई, what would cause the supply curve to move to S2? आइएगा जरा। सप्लाई बढ़ रही है हमारी, सप्लाई किस तरीके से बढ़ सकती है भाई? आए जरा ऑप्शन देख लेते हैं। अराइज इन इनकम, बेटा इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, ये नहीं होगा। अराइज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रैक्टर, इंडियन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स, बेटा पीएस जब हमारे पास बढ़ेगा तो वो फ्लैटर, अगर डिमांड बढ़ रही होगी तो वो फ्लैटर, शिफ्ट नहीं आता पीडी या पीएस के अंदर हमारे पास चेंज आने से। राइज इन प्राइस ऑफ ट्रैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय यूएस, बेटा उससे मूवमेंट आती है। जब प्राइस के अंदर चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास कम होती है, मूवमेंट आती है। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या बोला भाई कि सप्लाई बढ़ रही है आपकी। सही है, इसने क्या बोला है? सप्लाई बढ़ रही है आपकी। अराइज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज,
कि जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे हमारे पास लॉजिकली सप्लाई में भी क्या इफेक्ट आएगा, हमारी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। सही है, ये आंसर है इसका। सर सी क्यों नहीं होगा? सी इसलिए नहीं होगा बेटा कि जब अपने पास प्राइस बढ़ेगी तो उससे सप्लाई के अंदर ना मूवमेंट आएगी। सही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमें वो शिफ्ट शो कर रहा है। एक सेकंड जरा, लैग कर रहा है इंटरनेट। ये देखो, यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है, शिफ्ट शो कर रहा है, और प्राइस बढ़ने से हमारे पास मूवमेंट आती है। सही है, ओके सर। 6 पे आओ। द डायग्राम शोज डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके अंदर आइएगा जरा बेटा, इसको आप लोग याद कर लो ऐसे। ये मैं A2 के अंदर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। ये चीज क्या है, यहाँ पे मेरा डिमांड कर्व ऐसे बना हुआ है। सही है, कर्व के हिसाब से ऐसा बना हुआ है। तो हमेशा याद रखना कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, ये इलास्टिक होता है ग्रेटर देन 1। बीच वाला पोर्शन जो होता है यूनिटरी इलास्टिक होता है, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, ये इन इलास्टिक होता है। इसकी मैं लॉजिक आप लोगों को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन A2 के अंदर दूंगा जब हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सही है, तो इसको याद कर लो, ऊपर इलास्टिक, बीच में यूनिटरी, नीचे इन इलास्टिक। 6 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफर्स एट एवरी प्राइस लेवल। यहाँ पे देखो कुछ और है। सही है, इधर कुछ और आ रही है, यूनिटरी आ रही है, यहाँ पे हमारे पास इन इलास्टिक आ रही है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह A2 में दूंगा। इसको अपने पास बना भी लो, भले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। सही, तो ऊपर वाला इलास्टिक होता है, बीच वाला यूनिटरी होता है, और सबसे नीचे वाला इनइलास्टिक होता है। The cross elasticity of demand between two goods will be higher। 7 है हमारे पास। क्यों हायर होती है भाई? The greater the difference in price between the two goods, the greater the income elasticity of demand of the two goods. The greater the price elasticity of demand for the two goods, the more they are regarded by consumers, similar by consumers। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है कि हायर है। याद करो क्लोज सब्स्टिट्यूट और अपना वीक सब्स्टिट्यूट वाली बात। सही है, अब आओ जरा। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्राइस, बेटा जब प्राइस के अंदर ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो सब्स्टिट्यूट तो होंगे, लेकिन वो वीक के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास दूसरा ऑप्शन चीप ऑप्शन अवेलेबल है ना। अब कोक और पेप्सी की प्राइस भी सेम है, उनके टेस्ट भी सेम है, तो वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा। अच्छा, द ग्रेटर द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गलत, उसने तो पूछा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द ग्रेटर द प्राइस इलास्टिसिटी, ये भी गलत, ये भी गलत। द मोर दे आर रिगार्डेड एज सिमिलर, जैसे कि हमारे पास कोक और पेप्सी हो गई, अपना 7 अप और स्प्राइट हो गई है। ठीक है, 8 पे आए। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड इज +2। The quantity supplied originally was 200 units. The price increased by 30%. What will be the quantity supplied after the price increase? इसको देखो आपने कैसे करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है PS is equals to percentage change in quantity supply over percentage change in price। यही होता है। यार ये शो क्यों हो रहा है? एक सेकंड जरा, लैग हो रहा है, 2 मिनट रुकना। सही है, अब आओ जरा। हमारे पास पी एस गिवन है, कितनी है भाई, 2। सही है, हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, कितना आ रहा है भाई, 30%। और ये हमें निकालना है, परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी सप्लाई है ना, हमें ये निकालनी है, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख दूंगा। सही है, 2 का 30% अपने पास क्या होता है, 6, 0.6। ठीक है, 0.6 का इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया ना, 0.6 का मतलब क्या है कि 60% हमारे पास सप्लाई में चेंज आया। 60% सप्लाई में चेंज आया, और सप्लाई क्या बोलती है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो अगर आपकी प्राइस 30% से बढ़ी है, तो 200 यूनिट कितने से बढ़ने चाहिए, 60% से बढ़ने चाहिए, यानी कि 200 यूनिट हमारे अपना 120 से बढ़ने चाहिए। हमारे 200 यूनिट 120 से बढ़ जाएंगे। 60% मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, हमारी जो परसेंटेज इंक्रीज है, 120 से हमारे पास यूनिट्स बढ़ रहे हैं। यार क्या मुसीबत है इसको। इधर आओ वापस से देखो, हमारे पास सप्लाई थी पहले 200 की ना, 200 की सप्लाई थी, 60% मल्टीप्लाई बाय 200,
कितना आ जाएगा भाई 120, यानी कि 120 से हमारी सप्लाई बढ़ी है। उसने बोला कि भाई व्हाट विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड आफ्टर द प्राइस इंक्रीज, तो आफ्टर द प्राइस इंक्रीज तो अपनी सप्लाई बढ़ गई ना, ये कितनी हो जाएगी भाई 320 हो जाएगी। इसका आंसर डी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 9 पे आओ, 9 को देखो जरा। द डायग्राम The diagram shows S1 and D1, the original supply curve demand curve for fast food in an economy. The point X is where the original equilibrium is. Fast food is an inferior good. ठीक है जी। What would be the new equilibrium position following a tax imposed on fast food and a fall in real income? बेटा fall in real income जब हमारे पास होगी और फास्ट फूड होता भी inferior good है तो उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। पहली बात तो उसकी डिमांड बढ़ जानी चाहिए। अच्छा, टैक्स फिर उसने हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स बढ़ने से हमारे पास सप्लाई क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। जब सप्लाई मेरे पास कम हो गई है, डिमांड मेरे पास बढ़ गई है, आंसर किसकी तरफ जा रहा है, ए की तरफ हमारे पास आंसर जा रहा है, तो इसका आंसर ए, ठीक है। 10 पे आए। when will the price mechanism not function when will the price mechanism not function as a system for allocating goods? बोलता है कि ऐसा कब होगा कि जब हमारे पास प्राइस मैकेनिज्म काम ही नहीं कर रहा होगा। सबसे पहले when the government bans advertising, when the government maintains an effective maximum price, when there is a limited supply of goods, when there is a powerful company able to set up a price। अब सुनो जरा भाई, जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया एडवर्टाइजिंग को, तो एडवर्टाइजिंग खत्म होने से कोई मसला तो नहीं होगा ना, मार्केट तो अपने हिसाब से चल रही है, वैसे चलती रहेगी। हमें उसने बोला है कि प्राइस मैकेनिज्म ही खत्म हो जाए, यानी कि गवर्नमेंट का फंक्शन, गवर्नमेंट कंट्रोल लगा दे, गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा हो, जो भी चलना हो हमारे पास आ रहा, हमारे पास जो है वो उसके हिसाब से कोई इफेक्ट ना आए, कि मतलब नॉर्मल मार्केट जो है ना वो रुक जाए, गवर्नमेंट आगे इंटरवीन करना शुरू कर दे। और प्राइस कंट्रोल के नाम से मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, जिसके अंदर मैक्सिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट आता है। अभी तुमने ऑनलाइन ज्वाइन किया? सोचूं काफी तो पड़ा है शायद 10 हो गए। During a certain period, 10,000 units of a normal good are sold at a price of $20. During a later period, 12,000 are sold at the price of 22. What could explain this change? आए जरा। An increase in indirect taxation, an increase in the cost of raw material, an increase in the price of substitute commodity, an increase in the productivity of factors of production। सुनना जरा, देखो इसके लिए आपको पहले पीएस सॉरी ग्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड एक्ससीडी निकालना पड़ेगा। ऐसे निकाल लो, हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बाय, जो भी होता है। आओ जरा, sold at a price of 20 during a later year, 12,000 units are sold at the price of 22। अच्छा भाई, देखो इसके अंदर एक लॉजिकल भी चीज देखना, हो क्या रहा है, जब 20 रुपए का था तो 10,000 यूनिट बिकते थे, ऐसा ही है। जब 22 रुपए का होगा तो कितने यूनिट बिकना शुरू होगा, ज्यादा यूनिट बिकना शुरू हो गए। यानी कि जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे हमारे पास प्राइस बढ़ी, हमारी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होना शुरू हो गई है, बढ़ना शुरू हो गई है। इसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये हो सकती है यार, क्या पता जो इसका सब्स्टिट्यूट है, जो इसका सब्स्टिट्यूट है वो कितने की बेच रहा हो, फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए की बेच रहा है। यानी कि कोक और पेप्सी की अगर मैं बात करूं, कोक की प्राइस बढ़ गई है 20 रुपए से 22 रुपए, ऑप्शन क्या बचता है, आप किसके पास जाओ, पेप्सी के पास जाओ। क्या पता पेप्सी ने अपनी प्राइस डिमांड कैसे बढ़ी, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या पता पेप्सी ने अपनी प्राइस कितनी कर दी हो, 25 कर दी हो। अब मुझे ये बताओ कंज्यूमर किसके पास जाएगा, पेप्सी के पास जाएगा कि कोक के पास जाएगा, जिसकी प्राइस कम हो। जिसकी प्राइस कम होगी उसी के पास जाएगा ना। तो दोनों में से कंपैरेटिवली जिसकी प्राइस कम होगी लोग उस पर जाना शुरू करेंगे। उसने यही आपको ये बात बोली है, क्या पता कि जो हमारा सब्स्टिट्यूट है उसने और ज्यादा से प्राइस बढ़ाई, तभी उसका कंज्यूमर भी कट के किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया, और मेरा कंज्यूमर ने उसके पास जाने के बारे में सोचा भी नहीं। समझ गए बात को? तो ये इस तरह से आपको उसने खेला है आपके साथ। आओ 12 पे आओ।
प्राइस तो इससे ही बढ़ाई, अच्छा उससे ज्यादा से उसने ज्यादा से बढ़ाई। अच्छा, a free market is in disequilibrium with a shortage of product. As the market move towards equilibrium, what will happen to the price and quantity demand of the and the quantity supply? ठीक है जी, 12 के ऊपर अपना बैठे हुए, आओ जरा, क्या बोलता है, शॉर्टेज हो रही है, ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेज हो रही है ना, सही है, शॉर्टेज को हल करने के लिए मुझे प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, पी से P1 जाना पड़ेगा, सही। जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई एक्सटेंड होगी, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, और क्वांटिटी डिमांड क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, और प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रही है। देख लो कौन सा ऑप्शन है कि प्राइस भी बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, और क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन नंबर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड सही सही। सही है, 13 का। The diagram D and S represent the domestic demand and domestic supply curve for a product. SW represents world supply for a product at a world price of PW. ठीक है जी। The initial domestic market equilibrium of the product is E1. सही हो गया। If foreign trade were to be banned completely, the domestic market equilibrium would be at E2. बोलता है कि अगर मैं ये फॉरेन ट्रेड को रिमूव कर दूं ना, मैं इंपोर्ट्स को रिमूव कर दूं, तो मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगा, डोमेस्टिक से पूरा कर रहा हूँ। What would be the loss of consumer surplus if all foreign trade were banned? If all foreign trade were banned. अब आओ जरा, हमारे पास अगर मैं डोमेस्टिक पे ऑपरेट कर रहा होता, अगर मैं डोमेस्टिक पे ऑपरेट कर रहा था, तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या आ जाता, ये आता था कंज्यूमर सरप्लस। ये क्या बन रहा है भाई, ये आपके पास बन रहा है y x और T2, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ E1 पे, यहाँ पे मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या बनता है, x PW और ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं डोमेस्टिक से लेता मैं इतना कंज्यूमर सरप्लस लेता, अगर मैं इंपोर्ट से लेता तो इतना कंज्यूमर सरप्लस लेता। अगर मैं सिर्फ डोमेस्टिक पे ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं इसको बंद करवा दूँ, तो यार ये वाला जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, ये एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस मेरा लूज हो जाएगा, सही है। तो अब मैं ले ही नहीं पाऊंगा इसको, सही है। तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन बन जाएगा, PW Y E2, ठीक है। एडिशनल कंज्यूमर सर्विस पूछ रहा है कितना लूज कर रहे हो, आ जाए। The government, a government wishes to impose tax on a good so that the producer and not the consumer pays most of it. यार वो है inelastic का हमारे, सॉरी indirect taxes की बात हो रही है, बोलता है कंज्यूमर बर्डन ज्यादा हो, प्रोड्यूसर बर्डन कम हो, ये लिख के दिया हुआ उसने। प्रोड्यूसर बर्डन ज्यादा हो, कंज्यूमर बर्डन कम हो, प्रोड्यूसर पे ज्यादा चमाट पड़े, कंज्यूमर पे कम चमाट पड़े। कौन सी इलास्टिसिटी होनी चाहिए भाई, ये आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, इलास्टिक डिमांड होगी, इलास्टिक में तो कंज्यूमर पे कम होगा ना, हाँ इसमें ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर पे। तो उसने भी तो यही मांगा हुआ, क्या आंसर हो जाएगा, सही है। इधर आओ, the diagram shows the effect of supply curve on a product when the government provides subsidy. What can be concluded about the nature of subsidy as the quantity supply increases? इसने सब्सिडी दी है ना, सप्लाई अपनी राइट बढ़ गई। अब यहाँ पे एक चीज को जरा गौर से देखो, इधर की मैं बात करूं, प्राइस क्या थी 10, सब्सिडी के बाद प्राइस क्या हो गई है, यहाँ पे प्राइस क्या थी, सब्सिडी के बाद कितनी हो गई है, यानी कि 50% से मेरी प्राइस गिर रही है, 50% से मेरी प्राइस गिर रही है हर जगह पे। हाँ, अब आओ जरा ऑप्शंस पढ़ो। 15, what can be concluded, it is a falling percentage of the price each unit, यानी कि बोलते हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, परसेंटेज भी कम होती जा रही है, क्या ऐसा हो रहा है, क्योंकि 50-50% यहाँ पे दोनों की तरफ आ रहा है ना, तो परसेंटेज तो कांस्टेंट है, सही है। इट इज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ ईच यूनिट, फिक्स्ड परसेंटेज आ रही है, 6% आ रही है, यानी कि ना नहीं ना, 50% फिक्स चल रही है ना, सही यहाँ भी 50, इधर भी 50, आगे जाके भी 50 आ रही है, सही सही है। तो आंसर इसका बी है, सी और डी को भी देख लेते हैं। इट इज अ फिक्स सम ऑफ ईच यूनिट, ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, ये सम की बात कर रहा है, यानी कि मैंने हर गुड को 10 रुपए की सब्सिडी दी है, रुपए की तो बात नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो परसेंटेज की बात हो रही है। राइजिंग परसेंटेज, यानी कि इधर 50 होती, यहाँ पे 60 होती, आगे जाके 70% होती, फिर 80% होती, कांस्टेंट चल रही है। कांस्टेंट है।
अच्छा भाई, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? बेटा हमेशा याद रखना, ट्रांसफर पेमेंट वो पैसा होता है जो कि गवर्नमेंट या आपके माँ बाप या आपके दादा दादी आपको देते हैं, बोलते जाओ ऐश करो, बदले में कुछ नहीं चाहिए आपको। सही है, होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, मैं जो हूँ आपके आप लोगों को पढ़ाता हूँ, फीस लेता हूँ, सही ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, ये सही मेरा है। रिवॉर्ड है। जो मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ, मेरा रिवॉर्ड है। अच्छा, आप में से एक बच्चे की आगे डिस्टिंक्शन, उसके अब्बा ने मुझे भाई उम्रे का टिकट ला के दे दिया, बोला सर जाए फैमिली के साथ, क्या उसके बाप ने बदले में कुछ मांगा मुझसे? नहीं, उसने अपनी खुशी से दिया, तो वो क्या बन जाएगी? ट्रांसफर पेमेंट। वो ट्रांसफर पेमेंट बन जाएगी। तो इकोनॉमिक्स में इसका क्या काम होता है कि ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ रही होती है और एमसीक्यूज में आपसे पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि मैं रिवॉर्ड किस चीज में ले रहा हूँ, ट्रांसफर पेमेंट नहीं ले रहा। आओ जरा, पॉकेट मनी फ्रॉम पेरेंट्स, अब तो अपने अब्बा से भाई खर्चे के पैसे लेते ही, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। बाप जब आपको पैसा देगा तो कुछ मांगेगा तो नहीं ना बदले में, तो ये ट्रांसफर पेमेंट होती है। उसने पूछा नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट, ए नहीं होगा। प्राइवेट डोनेशन टू चैरिटीज, आप देते हो, खैरात देते हो, नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, गवर्नमेंट दे रही होती है अनएम्प्लॉयड लोगों को, ये भी नहीं होता। क्या बचा? अनएम्प्लॉयड बेनिफिट कैसे? यानी कि गवर्नमेंट ने लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है उनको पैसा दिया, काम भी तो दिया। माजूर है, अगर अगर माजूर है, काम नहीं कर सकते, जिस तरह बाहर के मुल्कों में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं कि महीने की $1000 या $1500 तो मिलता है खर्चे का, ठीक है ना? हाँ, तो वो फिर मांगते भी नहीं ना उससे कुछ। अब ये क्या लिखा हुआ है? सही। तो ये हमारे पास नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। वही ना, वो क्या लेवल क्या होता है हाँ, वो चीज़ें एक्सप्लेन वो तो मैंने कर दिया ना। चलो मैं 4 में से 2 मार्क्स तो मिल गए। 17 पे आओ भाई, 17 हमें क्या बोलता है? अच्छा, in 2016 and 17 a government spent 135 billion on health and service. The diagram shows the provision of healthcare in that country. अच्छा, what can we deduce to about healthcare provision in the country if it were provided at zero price level? यानी कि वो यहाँ पर अगर हम लोग उससे प्राइस चार्ज कर रहे होते जीरो पे, तो उससे हमारे पास क्या पता चलता है कि हमारे पास हेल्थ केयर में क्या इफेक्ट आ रहा है? आओ जरा इसका आंसर पढ़ लेते हैं। एट प्राइस पी the benefit to the society are maximized. अच्छा भाई, it is a non rival in consumption। बेटा
बेनिफिट टू द सोसाइटी तब हमारे पास मैक्सिमाइज होता है कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। और इक्विलिब्रियम हमारे पास कैसा यू बन रहा है, यहाँ पर तो रिसोर्सेज ही लिमिटेड है ना हमारे पास, फिक्स है, सही है। नॉन राइवल कंजम्पशन, बेटा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर कितने मरीजों को ट्रीट कर लेगा, जो जल्दी जाएगा उसी को मिलेगा ना टाइम डॉक्टर की तरफ से। तो राइवलरस होता है कंजम्पशन, एक ही वजह से डॉक्टर का टाइम फिक्स है, डॉक्टर तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है वहां पे। इट इज अनलिमिटेड इन सप्लाई, गलत, यहाँ पे ऑलरेडी वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, फिक्स के अंदर। इट विल लीड रैशनिंग एज इट विल बी ओवर कंज्यूम, जी। बोलता है कि हमने हेल्थ एंड सर्विस के ऊपर पैसा लगा दिया और हम लोग मुफ्ते में दे रहे हैं, उसने खुद दिखाया ना यहाँ पर, जीरो प्राइस, मुफ्ते में दे रहे हैं। मुफ्ते का मतलब क्या है कि हर बंदा जाएगा, अभी तो हम लोग बीमार होते हैं, खांसी वांसी होते हैं तो पैराडॉल खा लेते हैं, अगर मुफ्ते का हेल्थ केयर होगा तो हर बंदा उठ के डॉक्टर के पास चले जाएगा, सही है। तो बोलता है कि भाई इसके अंदर प्राइस फॉलो करवाओ, यानी कि रैशनिंग फॉलो करवाओ, ताकि कंज्यूमर अपने हिसाब से और प्रोड्यूसर अपने हिसाब से उसको मिलजुल के प्राइस को ऊपर नीचे और बराबर। तो आंसर क्या हुआ? लीड रैशनिंग। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। ए के अंदर था कि हमारे पास एट प्राइस बी द बेनिफिट आर मैक्सिमाइज, हमारे पास तो क्वांटिटी लिमिटेड है ना, सप्लाई परफेक्टली इनलास्टिक, इस सोसाइटी को हाँ सप्लाई परफेक्टली इनलास्टिक हो गई ना, तो रिसोर्सेज ही नहीं अवेलेबल। A government privatizes the telecommunication industry, what is least likely to increase? ऑप्शंस पढ़े। टेलीकम्युनिकेशन उसने क्या कर दिया भाई, प्राइवेटाइज कर दिया, सबसे ज्यादा क्या चांस, सबसे कम किसके चांस है बढ़ने के। चॉइस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स, भाई जब वो प्राइवेटाइज होगी तो उससे कंज्यूमर की वो तो बढ़ेगी ना, सर्विस बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, इनोवेशन आती है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। एम्प्लॉयमेंट इन द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, बेटा जितना फारिग बंदा गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया हुआ होगा ना, प्राइवेटाइज वाला बंदा आते साथ सबसे पहले उसको निकालेगा, जब वो उसको निकालेगा तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट इन द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत कम चांसेस है कि बढ़े, उल्टा लोग अनएम्प्लॉय होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। The diagram shows short term aggregate supply and demand in an economy where the initial equilibrium is S। अच्छा भाई, हम लोग टी के ऊपर आ गए, टी पे आने का मतलब क्या है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं आया, सही है। आओ जरा, क्या क्या ऑप्शन है भाई हमारे पास, आओ। एन इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सही है, डिमांड बढ़ेगी उससे। एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, बेटा उससे सप्लाई भी बढ़ेगी, हमें सप्लाई को नहीं बढ़ाना। एन इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई। एंड रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इम्पोर्ट्स भी कम हो रही है, इससे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है ना, सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, आंसर इंपोर्ट्स बढ़ने से कम होने एग्रीगेट से, सप्लाई, हाँ सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई नहीं, इम्पोर्ट का जो काम होता है हमेशा डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है कम होती है, ठीक है। The diagram shows inflation rate over the time in 4 countries. Which country experiences a falling cost of living throughout the period? हमारे पास नेगेटिव ही चल रहा है ओवरऑल, आपको कर्व देख के ही पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो ये पहले से ही नेगेटिव के अंदर चल रहा है, ये बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव के अंदर है, भले गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव के अंदर है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर आया और ये ओवरऑल ही नेगेटिव में था। उसने बोला कंसिस्टेंटली कौन सा पूरा चल रहा है हमारे पास, ये आंसर है। A government statistical office measured changes in income from employment, pension and benefits, then subtracted income tax and welfare contributions and adjusted for inflation. What did the final figure represent? Changes in nominal income, बेटा जब मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन माइनस करता हूँ तो वो रियल इनकम बच जाती है, नॉमिनल नहीं रहती। चेंजेस इन नॉमिनल, फिर वही नॉमिनल वाली बात, चेंजेस इन रियल इनकम, क्योंकि मैंने ये सारे खर्चे माइनस किए ना उसके अंदर से, इन्फ्लेशन वगैरह। अच्छा, चेंजेस इन रियल ग्रॉस अर्निंग, नहीं ये भी नहीं है, क्या आंसर बचा, ठीक है। करंट अकाउंट हमारे पास गिवन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस, आपने कैलकुलेट करना है इसको, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तीन, एक सेकंड, आओ,
हमारे पास चार चीजें आती हैं बैलेंस ऑफ उसके अंदर करंट अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग गुड, ट्रेडिंग सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर ना। आओ जरा, हमारे पास 22 चल रहा है अभी। आओ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हमारे पास है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हमारे पास है, कितना बचा ये? 3, पॉजिटिव 3, सही है। एक्सपोर्ट हमारे पास 143 की है, इंपोर्ट हमारे पास 156 की है, नेगेटिव 13, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 5, कितना बच गया ये? आंसर क्या आ जाएगा? सही, -5 का डेफिसिट आ रहा है हमारे पास। Following a long period of depreciation of the US dollar, both the US and UK monetary authorities raised their domestic interest rate. What will happen to the exchange rate? बेटा जो domestic हमारा interest rate बढ़ेगा तो गोरा हमारे मुल्क में invest करने की बातें करेगा, सही है। जब गोरा हमारे मुल्क में invest करने की बातें करेगा तो हमारे जाहिर सी बात है exchange rate भी बढ़ रहा होगा, लेकिन ये भी कह सकते हो कि हमारे पास exchange rate बढ़ने interest rate बढ़ने की वजह से inflation में भी effect आता है। इन्फ्लेशन पे जब भी हमारे पास इफेक्ट आएगा तो उससे हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी मसला आता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी मसला आएगा, तो एक बहुत लंबी चेन चलती रहती है, कड़ियों से कड़ियां जुड़ती हैं। तो क्या आप फॉर श्योर कह सकते हो कि एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या एक्सचेंज रेट कम होगा? गवर्नमेंट के तो हाथ में, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो लकीर लकीर पत्थर पे लिख के कि हाँ भाई ऐसा होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या एक्सचेंज रेट कम होगा? नहीं कह सकते ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है इकोनॉमी की सिचुएशन क्या चल रही है हमारे पास, ठीक है। Country B exports goods and import goods. Export price and import price were set to an index of 100 in year 1. The table shows corresponding price indices for year 2 and year 3. ठीक है। Which statement is not correct? बेटा इसके अंदर आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज करना है। देखो ईयर 1 में कितना था हमारे पास? 100 था। तो 100 से 120 का तो कितने परसेंट से बढ़ा ये? 20%। ये कितने से बढ़ा? 10%। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखना है कि ये कितने परसेंट से हमारे पास बढ़ा है, सही है। आपने उस हिसाब से देखना है। अब इसका जो ऑप्शन है, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना तो आपका ऑप्शन ये आ जाएगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा इंप्रूव हुआ है और रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग ईयर 2 एंड ईयर 3, सही है। ये क्योंकि देखो 10%, ये पहले प्राइस 20% से बढ़ी थी एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की प्राइस 10% से बढ़ी थी, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ होगा। अगले साल ये भी 10% से बढ़ा, ये भी 10% से बढ़ा, तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया होगा ना। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 25 पे आओ। In the diagram, Mn is a production possibility curve of a country that has comparative advantage in the production of good Y. इसके अंदर उसको comparative advantage है। What might enable the country to consume quantities X and Y indicated by point R? यानी कि R के ऊपर हम लोग किस तरीके से ऑपरेट कर रहे होंगे। अब आओ जरा, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा उससे तो खाली एक्चुअल बढ़ता है ना आगे की तरफ, सही है। इंक्रीज स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, तो बेटा फिर सिर्फ यूं आ रहा होगा, सिर्फ एक्स पे इफेक्ट आ रहा होगा, वाई पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इंक्रीज स्पेशलाइजेशन इन वाई, तो फिर ऐसे इफेक्ट आ रहा होगा। मोर पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल ट्रेड जब हम लोग करेंगे तो उससे हम लोग शिफ्ट करेंगे, हम लोग इनोवेशन लेके आएंगे, मशीन्स लेके आएंगे, तो उससे हमारे दोनों कर्व ऐसे राइट पर शिफ्ट मारेंगे और आज जो है हम लोग अचीव करेंगे। What is the difference between custom union and free trade area? बेटा कस्टम यूनियन का मतलब होता है कि दो तीन मुल्क आपस में मिले और उन्होंने टैरिफ वगैरह आपस में हटा दिया, ट्रेडिंग वगैरह फ्री कर रहे हैं। और फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है कि यार हम लोग जो है मुफ्त में पूरी दुनिया के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओनली द कस्टम यूनियन हैज कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन ने बोला कि भाई हम लोग आपस में यूके वगैरह कोई टैक्स नहीं लेगा, लेकिन बाहर से अगर अपन लोग ट्रेड करेंगे ना तो उनसे ट्रेड लेंगे, टैक्स लेंगे। तो उसने डिफरेंस ही पूछा, डिफरेंस। अब आगे इसका आंसर ये है, आगे पढ़ लो। ओनली द कस्टम यूनियन रिक्वायर्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मैंने कहा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की कोई बात नहीं होती, सिर्फ टैरिफ की बात होती है। ओनली फ्री ट्रेड एरिया नीड्स टू एलिमिनेट टैरिफ बिटवीन मेंबर ऑफ कंट्रीज, ये वो कर रही होती है कस्टम यूनियन। ओनली द फ्री ट्रेड एरिया रिक्वायर्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर लेबर एंड कैपिटल, ये भी कस्टम यूनियन का काम होता है। और सर इसकी डेफिनेशन क्या है कि सिर्फ कस्टम यूनियन के अंदर एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होता है जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ चल रहा होता है, यानी कि आपस में फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं, बाहर दुनिया के साथ वो लोग टैरिफ वगैरह लगा। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड प्रोटेक्शन इज करेक्ट? अच्छा भाई, tariff will result in greater decrease in demand for import
the lower its price elasticity of demand is. बेटा जितनी कम प्राइस elasticity of demand होगी ना टैरिफ उतना चमाट मारेगा, इतनी इलास्टिक हो जाएगी। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि डिमांड ज्यादा से गिरेगी अगर पीडी इलास्टिक है, गलत। embargoes are only an effective trade barrier against imports in price elastic demand. एम्बार्गो का मतलब होता है कंप्लीट बैन, वो तो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो तो बैन ही हो गया ना, आप ला ही नहीं सकते हो। एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू डोमेस्टिक फर्म्स विल प्रिवेंट डंपिंग ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट, बेटा उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, सब्सिडीज दे रहे हो। आंसर क्या है इसका? quotas are less effective than tariff for raising government revenue, तो हमने फिक्स कर दिया। अब टैरिफ के अंदर क्या होता है कि भाई इनइलास्टिक है तो प्राइस ज्यादा से बढ़ा दो, इलास्टिक है तो कम कर दो, तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। What is an expansion example of expansionary monetary policy? सीधा सीधा सा बेटा यहाँ पर जब वो सेंट्रल बैंक बाय करता है बॉन्ड को जिससे मनी सप्लाई बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। चाइना हैड $155 billion करंट अकाउंट सरप्लस इन 2012, which combination of policies might the Chinese government use to reduce a surplus? हाँ जी, देखो इसके अंदर पढ़ो, डिक्रीज इनकम टैक्स, उसने सरप्लस को कम करवाना है ना, वो ये क्या बोलेगा, डिक्रीज इनकम टैक्स, अच्छा, एंड रेज द वैल्यू ऑफ चाइनीज करेंसी, जब चाइना की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसके एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, एक्सपोर्ट्स गिरेंगी तो हमारा सरप्लस कम हो जाएगा, सही है। इनकम टैक्स कम होगा तो लोग डोमेस्टिक पे खर्चा करना शुरू करेंगे, सही है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पे चले जाए। आगे आओ, in an economy prices are rising, the government wishes to limit further increase in prices, which policy would it likely to be used? बोलता है कि भाई प्राइस हमारे पास बढ़ रही है, वो प्राइस कम करवाना चाह रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस जो है वो कंट्रोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाने की बात कर रहे हैं।